सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम NCERT हिंदी कक्षा 7 के पाठ 13 एक दिन का, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है, और खान पान की बदलती तस्वीर पाठ 14 जो कि प्रयाग शुक्ल जी द्वारा रचित है, और पाठ 15 नीलकंठ जो कि महादेवी जी द्वारा रचित है का जो लेखक परिचय है, पाठ का सार है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम पाठ 12 कंप्लीट कर चुके हैं और आशा करती हूँ कि आपको वह क्लासेस अच्छी लगी होंगी और यह क्लास भी आपको अच्छी लगेगी। इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि आज की जो क्लास है उसको अंत तक ज़रूर करें और लाइक अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पाठ 13 एक दिन का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लेखक परिचय। हमारा जो NCERT हिंदी का कक्षा 7 का 13 लेसन है एक दिन का, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लेखक परिचय, इनका लेखक परिचय पहले करेंगे हम, फिर कविता का सार करेंगे और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। तो लेखक परिचय, द्विवेदी युग के सबसे बड़े जाने माने कवि। द्विवेदी युग के कौन से कवि थे हरिऔध जी? द्विवेदी युग के सबसे बड़े जाने माने कवि और लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 ईस्वी में कब हुआ था? 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक कस्बे में हुआ था। इनके वंश में गुरुदयाल उपाध्याय सिख धर्म में शिक्षा ले ली थी। इनके वंश में गुरुदयाल उपाध्याय ने कौन से धर्म में शिक्षा ली? सिख धर्म में। इसी कारण ब्राह्मण होकर भी उपाध्याय वंश के लड़के अपने नाम के साथ सिंह लगाते थे। क्या लगाते थे? सिंह लगाते थे। अयोध्या सिंह जी के पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? भोला सिंह, और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल की परीक्षा पास करके आप निजामाबाद तहसीली स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए थे। कहाँ पर अध्यापक नियुक्त हुए थे? निजामाबाद के तहसीली स्कूल में। उपाध्याय जी ने घर पर ही बंगला, अंग्रेजी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। बाद में इन्होंने नॉर्मल की परीक्षा पास की। बाद में इन्होंने किसकी परीक्षा पास की? नॉर्मल की परीक्षा पास की। सन 1889 में आप कानूनगो बन गए। क्या बन गए? कानूनगो बन गए और 34 वर्ष तक इसी पद पर आसीन रहे। कौन से पद पर? कानूनगो के पद पर। सेवानिवृत्त होने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1923 में पढ़ाना शुरू किया। कहाँ पर पढ़ाना शुरू किया इन्होंने? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और किससे प्रेरणा पाई? पंडित मदन मोहन मालवीय से। वहाँ इन्होंने सन 1941 तक पढ़ाया। 1923 में शुरुआत की और कब तक पढ़ाया? 1947 तक पढ़ाया। ये हिंदी के विद्वान साहित्यकार थे। किसके विद्वान साहित्यकार थे? हिंदी के। 3 मार्च 1947 को देश को स्वतंत्र देखने की लालसा हृदय में लिए ही इनका स्वर्गवास हो गया। यानी 3 मार्च को भारत को आज़ाद होने से पहले ही इनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं हैं इनकी। उपाध्याय जी ने अपने जीवन काल में 45 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की? 45 ग्रंथों की रचना की। इनमें से प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चौथे चौपदे, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, जो कि पूछी जाती हैं। फिर है इनकी जो ये कहानी है, यानी कि जो कविता है, उसका सार देख लेते हैं। एक तिनका कविता में कवि ने बताया है। ये क्या है? कहानी नहीं, कविता है। कविता का सार। किसी अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत होता है। किसके लिए?
अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए। एक दिन कवि न जाने किस अहंकार में डूबा हुआ छत के मुंडेर पर खड़ा था। कहाँ पर खड़ा था? छत के मुंडेर पर खड़ा था। उस समय कहीं से एक छोटा सा तिनका आकर उसकी आंख में गिर गया। क्या गिर गया कवि की आंख में? एक छोटा सा तिनका। उस तिनके ने उसे बेचैन कर दिया। बेचैनी में वह अपनी आंखें मलने लगा। लोग भी उसका तिनका निकालने में सहायता करने लगे। अन्य लोगों को देखकर उसकी अकड़ भी चुपचाप बिना आहट किए भाग गई। जैसे इस कविता में कहा गया, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। यानी जब घमंडों से यानी आकड़ के जब कवि मुंडेर पर खड़ा हुआ था तो एक अचानक छोटा सा तिनका आकर उसकी आंख में गिर गया और उसी तिनके ने उसको बेचैन कर दिया और उसकी अकड़ भी जाती रही। बहुत प्रयास करने पर भी आंखों से तिनका निकलने पर कवि की आत्मा ने उसे धिक्कारा। एक तिनके ने उसकी सारी अकड़ ढीली कर दी। किसने कर दी सारी अकड़ ढीली? तिनके ने। मनुष्य को स्वयं पर गर्व नहीं करना चाहिए। कई बार अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को चूर चूर करने के लिए एक तिनका तुच्छ वस्तु भी पर्याप्त होती है। क्या पर्याप्त होती है? तिनके के समान तुच्छ वस्तु भी पर्याप्त होती है। तो अब कर लेते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक तिनका के कविता जो है उसके कवि का क्या नाम है? तो क्या नाम है? अयोध्या सिंह हरिओंद। कविता में कवि क्या तोड़ना चाहता है? क्या तोड़ना चाहता है? कविता में कवि अहंकार को तोड़ना चाहता है। क्या तोड़ना चाहता है? अहंकार को। अहंकार तोड़ने के लिए डैश भी बहुत होता है। क्या बहुत होता है? तिनका भी बहुत होता है। यानी एक तिनका भी बहुत होता है। एक दिन कवि कहाँ खड़ा था? अपनी मुंडेर पर खड़ा था। कहाँ पर खड़ा हुआ था कवि? मुंडेर पर खड़ा था। तिनका किसकी आंख में आकर गिरा था? किसकी आंख में आकर गिरा था? तिनका कवि की आंख में आकर गिरा था। तिनके ने कवि को क्या कर दिया? बेचैन कर दिया था। क्या कर दिया था? तिनके ने कवि को बेचैन कर दिया था। बेचैनी में कवि ने क्या किया? आंखें मली थी। क्या मली थी? आंख मली थी। कवि किसकी मुंडेर पर खड़ा था? किसकी मुंडेर पर खड़ा था? छत की मुंडेर पर खड़ा था। किसकी मुंडेर पर खड़ा था? छत की मुंडेर पर। लोगों ने कवि की मदद क्या निकालने में की? तिनका निकालने में। आंख से तिनका निकालने में लोगों ने कवि की मदद की। लोगों को देखकर कवि की क्या भाग गई? सारी अकड़ भाग गई। तिनका निकलने पर कवि की आत्मा ने उसे क्या किया? शाबाशी दी, धिक्कारा, लताड़ा, सराहा। क्या किया? धिक्कारा। यानी जब उसकी आंख से तिनका निकल गया तो उसकी आत्मा ने उसे बहुत ही धिक्कारा। मनुष्य को स्वयं पर क्या नहीं करना चाहिए? गर्व नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मनुष्य को स्वयं पर गर्व नहीं करना चाहिए। आँख को रगड़ने और मलने से कवि की आँख क्या हो गई? लाल हो गई थी। कुछ लोगों ने कपड़े की डैश बनाकर आँख को दबाया। क्या बनाकर दबाया? मूठ बनाकर, जैसे हम ऐसे गोला सा बना के। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? बहुत ही खराब दशा हुई। क्या दशा हुई? यह था पूरा हमारा जो 13वां पाठ था, यानी कि जो इसकी विधा क्या थी? कविता थी। और इसके जो कवि थे वो कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। अगला जो पाठ है हमारा वो है पाठ नंबर 14, खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके जो लेखक हैं वो हैं प्रयाग शुक्ल जी। आइए करते हैं तस्वीर। लेखक परिचय। प्रयाग शुक्ल का जन्म, इसके लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। सन 1940 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्रयाग शुक्ल का जन्म? सन 1940 में कलकत्ता में हुआ था। साहित्य के प्रति इनकी गहरी रुचि थी। भारत और इसकी विभिन्नताओं में को जानने में इन्हें बहुत लगाव था। किसको जानने में? भारत की विभिन्नताओं को। इनकी रचना खान पान की बदलती तस्वीर इसका सशक्त उदाहरण है। साहित्य के प्रति इनका झुकाव बाल्यावस्था से ही रहा। इन्होंने प्राचीन साहित्यकारों का गहन अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया इन्होंने? प्राचीन साहित्यकारों का। उनकी रचनाओं में 9 पाठ्य पुस्तकें, लघु कहानियों के 5 संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला आलोचना देखना और क्या क्या है
इनकी रचनाओं में 9 पाठ्य पुस्तकें हैं। कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं इनकी? 9 पाठ्य पुस्तकें। कितनी? 9। लघु कहानियाँ के 5 संग्रह। पाठ्य पुस्तकें कितनी हैं? 9 हैं। लघु कहानियों के कितने संग्रह हैं? 5 हैं। उपन्यास 3 उपन्यास। कितने उपन्यास? 3 उपन्यास। एक कला आलोचना, एक कला आलोचना देखना और एक किताब सत्यजीत राय की। एक फिल्मकार की ऊंचाई शामिल है। सत्यजीत राय जो कि एक निर्देशक थे, एक फिल्मकार की ऊंचाई शामिल है। यह सब इनकी रचनाओं में है। फिर है इसका पाठ का सार हम देख लेते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर के माध्यम से लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर दिखाई है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत ही बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर केवल दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये सारे भारत में फैल गए हैं। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति भी सब जगह फैल चुकी है। यानी सिर्फ जो दक्षिणी देशों में खाया जाता है वो ही नहीं, उत्तर भारत में जो खाया जाता है वो भी सब जगह फैल चुका है। फास्ट फूड का चलन सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के स्थान पर अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपना जगह बना चुकी है। खान पान की बदलती तस्वीर बदल गई है। इससे नई पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय व्यंजनों की संख्या में कमी आई है। खान पान की संस्कृति में एक मिश्रित संस्कृति का भी जन्म हुआ है। इसमें कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी व्यंजनों को बनाने की अनेक विधियां प्राप्त है। यानी पूरे ही देश में जो जो चीज़ें खाई जाती हैं वो हर एक जगह ही मिलती हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो दक्षिण में है दक्षिण में ही प्राप्त होगा, उत्तर में है तो उत्तर में ही मिलेगा। अब पूरे भारत में दक्षिण का जो है वो भी उत्तर में भी मिलेगा और जो उत्तर की चीज़ें हैं वो दक्षिण में मिलेंगी। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं। व्यंजन गायब होने लगे हैं क्योंकि नई नई चीजें आने लगी हैं। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। यानी जब सिर्फ जो मौसम में ही जो सब्जियां मिलती थी वो ही उपलब्ध होती हैं, नहीं अब उसमें हर एक सब्जी प्राप्त हो जाती है या कोई भी व्यंजन है, खान पान है। उत्तर भारत में प्राप्त होने वाले व्यंजन दुर्गति का शिकार हुए हैं। यानी जो हमारे उत्तरी भारत में जो व्यंजन पाए जाते हैं उनकी दुर्गति हो गई है। गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती है। यानी जो वस्तुएं पहले गली मोहल्लों में ही मिल जाया करती थी अब वो कहीं से खास दुकानों पर ही बिकती हैं। यह भी सत्य है कि हमने आधुनिक युग के कारण अनेक स्थानीय चीज़ों को छोड़ दिया है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता है। प्रीति भोजों और पार्टियों में भी स्वाद नहीं होता। ऐसा लगता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति ही विकसित हो रही है। यानी जो भी पहले जो स्वाद होता था खाने में अब वो नहीं रह गया है। यानी अब जो मतलब विधियां हैं हर एक इसमें बताया गया है कि जितनी भी विधियां हैं, घर में भी गृहिणियां हैं जो घर में काम करने वाली स्त्रियां हैं वो भी अलग अलग विधियों से बहुत ही अच्छा भोजन बना लेती हैं। और जो पहले स्थानीय भोजन था, गली मोहल्लों में जो बनने वाले व्यंजन थे अब खास दुकानों पर ही प्राप्त होते हैं। मतलब जो संस्कृति है खान पान की, जो मिश्रित संस्कृति है यानी मिला जुला जो भोजन है वो हर एक जगह पर प्राप्त हो जाता है। तो ये करते हैं इनके क्वेश्चनों को। लेखक ने खान पान की बदलती तस्वीर का कारण किसे बताया है? आधुनिक समाज को, पश्चिमी सभ्यता को, क और ख दोनों को। तो किसको बताया है? क और ख दोनों को। खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। भगवती तो कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। पाठ के अनुसार उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति सब जगह फैल चुकी है? ढाबा संस्कृति जो है सब जगह
फैल चुकी है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ दक्षिण भारत का व्यंजन है? बड़ा सांभर। क्या है? बड़ा सांभर, यानी दाल बाटी, पूरन पोली, बड़ा सांभर, ढोकला। तो दक्षिण भारत का कौन सा है? बड़ा और सांभर। किस चीज का चलन सब जगह बढ़ चुका है? फास्ट फूड का। किसका चलन सब जगह बढ़ चुका है? फास्ट फूड का। खान पान की कौन सी संस्कृति से हमें असली स्वाद नहीं मिलता? मिश्रित संस्कृति से। कौन सी संस्कृति से? मिश्रित संस्कृति से। खान पान की संस्कृति क्या हो गई है? रुक गई है, डगमगा गई है, बदल गई है? क्या हो गई है? बदल गई है। खान पान की बदलती तस्वीर से क्या? खान पान की बदलती तस्वीर में कौन सी पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है? नई पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। डैश वर्ग के जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। निम्न, मध्यम, उच्च। निम्न और उच्च, तो कौन सा? मध्यम, यानी जो मिडिल क्लास होती है। शहरी व्यंजनों की अपेक्षा कौन से व्यंजनों में कमी आई है? स्थानीय व्यंजनों में। क्या पढ़ के आए हैं हम? स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। कामकाजी महिलाओं को जल्दी व्यंजन बनाने के लिए अब क्या पर्याप्त है? विधियाँ। अनेक विधियाँ पर्याप्त हैं। स्थानीय व्यंजन क्या होने लगे हैं? लुप्त होने लगे हैं। यानी जो पहले के जो व्यंजन थे वो अब क्या होने लगे हैं? लुप्त होने लगे हैं, क्योंकि उनको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो लुप्त होने लगे हैं। कौन सी सब्जियों के व्यंजन अब भी नहीं मिलते? मौसमी सब्जियों के व्यंजन। कौन से? मौसमी सब्जियों के व्यंजन अब नहीं मिलते। उत्तर भारत में प्राप्त होने वाले व्यंजन किस चीज का शिकार हुए हैं? दुर्गति का शिकार हुए हैं। किसका शिकार हुए हैं? दुर्गति का शिकार हुए हैं। मथुरा के क्या प्रसिद्ध? पाठ नंबर 15 है नीलकंठ। क्या है पाठ नंबर 15? नीलकंठ, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और इसकी विधा रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र किसी भी वस्तु या पात्र का चित्रात्मक वर्णन होता है, यानी उसका जो वर्णन किया जाता है इस प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है किसी भी वस्तु या पात्र का कि हमें पढ़ते या सुनते सुनते ही उसकी सारा चरित्र या फिर उसकी जो बनावट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है। तो नीलकंठ जो है हमारा पाठ 15 है। महादेवी वर्मा जी इसकी लेखिका है। नीलकंठ क्या है? नीलकंठ एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र की लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा है। इसमें लेखिका ने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम का सजीव वर्णन किया है। क्या किया है? सजीव वर्णन किया है। पक्षियों में भी कोमल भावनाएं पाई जाती हैं। इसमें नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। एक दिन लेखिका एक मेहमान को स्टेशन पर पहुंचाकर पक्षियों की दुकान पर पहुंची, यानी एक मेहमान को स्टेशन पर पहुंचाकर कहाँ पहुंची? एक दुकान पर पहुंची पक्षियों की। उस दुकान के मालिक बड़े मियाँ ने, कौन थे? दुकान के मालिक का क्या नाम था? बड़े मियाँ था। उन्हें मोर मोरनी का जोड़ा दिखाया। किन्हें? महादेवी वर्मा जी को। दोनों अभी बहुत छोटे थे। पिंजरे में वे दोनों तीतर के बच्चों के समान लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? दोनों मोर मोरनी तीतर के बच्चों के समान। उन्होंने बड़े मियाँ से दोनों पक्षी 30 रुपए में खरीदे। कितने रुपए में खरीदे? 30 रुपए में खरीदे और 5 रुपए उसको इनाम के दिए। किसको? बड़े मियाँ को। जब वह दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वह मोर की जगह तीतर ले आई है। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। कहाँ ले गई? स्टडी रूम में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। लेखिका ने उन दोनों पक्षियों वाले बड़े जालीदार घर में पहुंचा दिया, यानी जहां पर उन्होंने सभी पक्षियों का रखा हुआ था, पक्षियों का उसी घर में उनको भी पहुंचा दिया गया। नए पक्षियों को देख पुराने पक्षी उन दोनों को बड़े ध्यान से देखते हुए चारों ओर घूमने लगे। मोर के बच्चे अब बड़े होने लगे थे। लेखिका ने उनका धीरे धीरे बढ़ना अपनी आंखों से बड़े करीब से देखा। मोर के सिर की कलगी बड़ी चमकीली हो गई थी। क्या हो गई थी? बड़ी चमकीली कलगी। चोंच और तीखी हो गई थी। चोंच कैसी हो गई थी? तीखी हो गई थी। आंखों में नीली आभा चमकने लगी थी। कैसी आभा? नीली आभा। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी। कैसी थी मोर की गर्दन? नीले हरे रंग की। पंखों में चमक आने लगी थी। क्या आने लगी थी? पंखों में चमक।
मोर का अपनी गर्दन को बड़े सुंदर ढंग से उपयोग करना सब अच्छा लगता था। मोरनी के समान सुंदरता अप्रत्यक्ष देखकर अनुभव की जा सकती थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी, यानी जहाँ पर भी मोर जाता था, जहाँ पर भी रहता था, वह उसके साथ साथ रहती थी। मोर की नीली गर्दन, कैसी गर्दन थी मोर की? नीली गर्दन, यानी लंबी और हरे रंग की गर्दन थी। नीली गर्दन के कारण उसका नाम क्या रखा गया? नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसीलिए उसका नाम राधा रखा गया। मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था, यानी सभी पक्षियों का स्वामी बन गया था। चिड़ियाघर के सभी पक्षी मोर की देखरेख में अपना काम किया करते थे। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था, तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। मोर सभी पक्षियों से प्रेम भी बहुत करता था। वह अपने पंखों की छाया से सभी पक्षियों का संरक्षण भी करता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। सांप ने जैसे ही बच्चे को निगलने का प्रयास किया, खरगोश का बच्चा धीमी आवाज में चिल्लाने लगा। किसने पकड़ लिया खरगोश के बच्चे को? सांप ने। नीलकंठ के कानों में खरगोश के बच्चे की आवाज़ आई। वह भाग कर आया। उसने बुद्धि से काम लेते हुए सांप के फन को पंजे में दबोचा और चोंच से चोट करनी आरंभ कर दी। सांप की पकड़ ढीली पकड़ गई। खरगोश का बच्चा उसके मुख से निकल गया। बाहर निकलते ही खरगोश का बच्चा बेहोश हो गया। नीलकंठ ने अपनी चोंच के प्रहार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया? सांप के टुकड़े कर दिए। राधा ने नीलकंठ की कोई सहायता तो नहीं की, परंतु अपनी केका ध्वनि से पूरे घर में इस असामान्य घटना की सूचना दे दी। सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए। तब तक सांप मर चुका था। नीलकंठ अपने पंखों से खरगोश को गर्मी दे रहा था। नीलकंठ पूरी रात खरगोश के पास रहा। उस समय लेखिका को लग रहा था कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध के लिए मोर की सवारी को चुनकर अच्छा किया है। किसकी सवारी है मोर? कार्तिकेय जी, जो कि शिव जी के पुत्र हैं। मोर कला प्रिय वीर पक्षी है। कैसा पक्षी है मोर? कला प्रिय। वह बाज और चील की तरह हिंसक नहीं है। किसकी तरह हिंसक नहीं है? बाज और चील की तरह। नीलकंठ में जातिगत विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का मानवीकरण हो गया है। बादलों को देखकर नीलकंठ पंखों को मंडलाकार बनाकर एक सहज लय ताल में नृत्य आरंभ कर देता है। राधा नीलकंठ की तरह नाच नहीं सकती थी, परंतु उसके चारों ओर घूमकर उसका साथ अवश्य देती थी। नीलकंठ को यह समझ में आ गया कि लेखिका को उसका नृत्य अच्छा लगता है। जब लेखिका उसकी जाली के पास जाती थी, वह उसी समय पंखों को सतरंगी मंडलाकार बनाकर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। कई बार उस समय लेखिका के साथ विदेशी मेहमान भी होते थे। नीलकंठ की उस मुद्रा को अपने प्रति प्रकट किया सम्मान समझते थे। यानी जब लेखिका उसके पास आती थी तो अपने पंखों को कैसा आकार बना लेता था नीलकंठ? मंडलाकार बनाकर। और अगर यदि लेखिका के पास कोई होता था, उस मुद्रा को देखकर क्या समझता था कि नीलकंठ उनका सम्मान कर रहा है। विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। कौन सी उपाधि? परफेक्ट जेंटलमैन। नीलकंठ की पैनी चोंच के प्रहार से कोई बच नहीं पाता था। उसी पैनी चोंच से लेखिका के हाथ पर रखे भुने चने बड़ी कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाता था। उसे फलों के वृक्षों की अपेक्षा फूलों भरे वृक्ष अच्छे लगते थे। में आम की मंजरियां, अशोक के लाल फूलों के गुच्छे। किसकी मंजरियां? आम की मंजरियां। अशोक के लाल फूलों के गुच्छे उसे अपनी ओर आकर्षित करते थे। उस समय वह बंद जाली के घर में रहना नहीं चाहता था। उसे खुले में छोड़ दिया जाता था। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। उस समय वे अपनी केका ध्वनि से बहुत शोर करने लगते थे। क्या करने लगते थे? बहुत शोर करने लगते थे। वे बूंदों के नीचे बुलाने के लिए सीढ़ी, ऐसा लगता था जैसे कि बूंदों को नीचे बुलाने के लिए सीढ़ी बना रहे हों। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता का वेग बढ़ जाता था। उसकी ध्वनि बढ़ते नृत्य की ताल में धीमी हो जाती थी। बरसात के बाद आमी फैलाकर सुखाने लगता था। बरसात के समाप्त होने पर दाहिने पंजे पर दाहिना पंख, बरसात के समय दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लगता था।
जब कभी कभी दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदें चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। कैसे गीलापन दूर करते थे? बूंदों को चोंच से पी पी कर। दोनों एक प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया, यानी राधा और नीलकंठ के बीच में और कौन आ गया? एक तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिली। कितने रुपए में? 7 रुपए में। मोर और मोरनी राधा और नीलकंठ को कितने रुपए में लेके आई थी? 30 रुपए में लेकर आई थी। लेखिका ने उसका इलाज करवाया और अच्छी तरह से देखभाल की। 1 महीने के बाद वह अच्छी हो गई। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया। क्या रखा गया था? कुब्जा। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप था। उसे भी पक्षियों वाले जाली घर में पहुंचा दिया गया था। कुब्जा से नीलकंठ और राधा का साथ देखा नहीं गया। जब भी नीलकंठ राधा के साथ होता, कुब्जा अपनी चोंच से राधा पर प्रहार करने लगती थी। नीलकंठ को कुब्जा का साथ अच्छा नहीं लगता था। वह उससे दूर भागता था। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इस सब से बहुत दुखी हो गया था। किस सब से? अंडों के टूटने से। उससे राधा की दूरी सही नहीं जाती थी। वह कुब्जा से बचने के लिए कई कई दिन तक आम की शाखाओं में छिपकर बैठा रहता था। लेखिका उसे वहां बड़े प्यार से पुचकार कर उतारती थी। लेखिका के दाना देने जाने पर वह पंखों को मांडला बनाता था, परंतु अब उसमें वह खुशी दिखाई नहीं देती थी। लेखिका पक्षियों की इस द्वेष भावना से अनजान थी। वह सोचती रही कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नीलकंठ मर गया। लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण समझ में नहीं आ रहा था। लेखिका उसे गंगा तट पर ले गई, वहां उसे प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी रही। उसके भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह नीलकंठ का इंतजार कर रही हो। परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। वह सभी वृक्षों की शाखाओं पर नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार किया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कितने दांत? 2 दांत। कुब्जा का इलाज कराया गया, परंतु वह नहीं बची। उन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का ज्ञान करवा दिया। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। नीलकंठ की भी मृत्यु हो गई और कुब्जा की भी मृत्यु हो गई, और अब रह गया कौन? सिर्फ राधा। और बादलों को देखते हुए वह किसको बुलाती है? अपनी ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। आइए अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। नीलकंठ किस प्रकार की विधा है? क्या है? रेखा चित्र है। नीलकंठ रेखा चित्र की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। लेखिका ने पाठ में किसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है? पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। पाठ में नीलकंठ के कौन से अनुभव का लेखा जोखा है? मीठे कड़वे अनुभवों का। एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर किसे पहुंचाया था? मेहमान को पहुंचाया था, और वहां से फिर मोर मोरनी को 30 रुपए में लेकर आई थी। और कौन थे वो मोर मोरनी? नीलकंठ और राधा। लेखिका स्टेशन जाने के बाद कहाँ गई? पक्षियों की दुकान पर। दुकान के मालिक का क्या नाम था? बड़े मियाँ था। कवित्री के अनुसार पक्षियों में कौन सी भावनाएं पाई जाती हैं? कोमल भावनाएं पाई जाती हैं। दुकानदार ने कवित्री को क्या दिखाया? मोर और मोरनी, जिसको वह कितने रुपए में लेकर आई थी? 30 रुपए में लेकर आई थी। कवित्री ने दुकानदार से पक्षी कितने रुपए में खरीदे थे? 30 रुपए में। कवित्री ने दुकानदार को इनाम कितना दिया था? 5 रुपए दिया था। कितने रुपए? 5 रुपए। कहानी पढ़कर ये सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। पिंजरे में दोनों पक्षी किसके समान दिख रहे थे? तीतर के बच्चों के समान, यानी तीतर के समान। लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर कहाँ गई थी? पढ़ने लिखने के कमरे में, यानी अपने स्टडी रूम में गई थी। मोर के सिर की कौन सी चीज बड़ी और चमकीली थी? कलगी। कैसी थी चीज? बड़ी और चमकीली थी, कलगी। लेखिका के अनुसार मोर की चोंच कैसी हो गई थी? तीखी हो गई थी। मोर की गर्दन किस रंग की थी? नीली रंग की थी। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका क्या नाम रखा गया था?
नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की क्या थी? छाया थी, सहचारिणी थी, वो उसके साथ ही रहती थी, तो वह उसकी छाया थी। नीलकंठ लेखिका के घर का क्या बन गया था? स्वामी, यानी सभी पक्षी उसकी आज्ञा मानते थे। मोरनी का क्या नाम था? राधा। क्या नाम था मोरनी का? राधा। और जो उनके बीच में आ गई थी वो कौन थी? कुब्जा। कौन थी? कुब्जा। चिड़ियाघर के सभी पक्षी किसकी देखरेख में काम करते थे? मोर की, यानी नीलकंठ की। मोर अपने पंखों की छाया से सभी को क्या कर देता था? क्या देता था? संरक्षण देता था। क्या देता था? संरक्षण। खरगोश के बच्चे को सांप से किसने बचाया था? मोर ने, यानी नीलकंठ ने। मोर ने सांप पर किस चीज से प्रहार किया था? अपनी चोंच से। और चोंच कैसी थी उसकी? बहुत ही तीखी थी। नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप के क्या कर दिए थे? टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कार्तिकेय किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? कार्तिकेय शिव जी का पुत्र था। कार्तिकेय के वाहन का क्या नाम है? मोर। क्या है? मोर। मोर को क्या प्रिय है? कला प्रिय है। मोर किसके सामने हिंसक नहीं, किसके समान हिंसक नहीं है? बाज और चील के। बादलों को देखकर नीलकंठ अपने पंखों को किस आकार का बना लेता है? मंडलाकार बनाकर नृत्य करता है। क्या बना लेता है? मंडलाकार बनाकर नृत्य करता है। तो यह था हमारा आज का 15वां लेसन, जिसके हमने पाठ का सार और प्रश्न उत्तर किए। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।